Air India IC814. Plane was hijacked. तो मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा तुम सब पाकिस्तानी हो। उसने मेरे को पहला क्वेश्चन पूछा, मोहतरमा आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा क्या करोगे आप, मेरे को भी मार दो। इकोनॉमी से बिजनेस में गई तो मैं बिल्कुल सिहर गई। सबके सर कवर्ड थे, एक रुपिन कतियाल था, उसको कंबल से ढक रखा था, उसके स्टैबिंग पूरा। तब उन्होंने कहा हमारे मासूम भाई हिंदुस्तानी जेलों में बंद हैं, और उन्होंने मेरे को भी ऑफर किया था कि मैडम आप उतर सकती हैं। आप क्यों नहीं उतरे? आप लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट था? नरक है, मतलब आप इमेजिन नहीं करके, सब यूरिन ओवरफ्लो हो रही है। उनका जो चीफ था सीट में लेटा हुआ था। क्या मैं इसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के और बार्गेन करूं कि सबको छोड़ दो? तुम चीखते हो कि कम ऑन, इफ यू वांट टू किल यू स्टार्ट फ्रॉम मी। उनके चीफ ने कहा मोहतरमा नजर बाहर दौड़ाइए। जैसे मैंने बाहर नजर दौड़ाई, मेरे को पसीने छूट गए। मैंने कहा क्या हम तालिबानियों के बीच हैं कि हम आप लोगों को छोड़ देंगे, हमारी शर्तें पूरी हो जाएं? मैंने कहा आप छोड़ भी दोगे तो हम में से आधे पागल होकर निकलेंगे। मेरे को लगा कि अगर इन लोगों को पता चला कि ये कौन है, शायद उन लोगों को ऐसा कुछ आइडिया था कि कोई वीवीआईपी है। अगर हमको पता होता कि हमारे एवज में इतने हार्डकोर टेररिस्ट छोड़े जाएंगे, मैं तो कहती कि आप हमको मार दो। आज हम बात कर रहे हैं 1999 के दिसंबर मंथ का, जब काठमांडू से एक फ्लाइट दिल्ली आने वाली थी, एयर इंडिया IC814, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा पैसेंजर्स थी, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट हाईजैक माना जाता है। 3 देशों से ज्यादा देशों में वो फ्लाइट गई, लेकिन कहीं भी हाईजैक रोका नहीं जाता, और लगभग 7 से 8 दिन तक पैसेंजर्स उसमें स्ट्रैंडेड थे। इसी फ्लाइट की एक सर्वाइवर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनीता जोशी जी। आज हम उनसे जानेंगे कि ह्यूमन रेजिलियंस कैसे अचीव की जाती है, एंड शी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। सो वेरी वेलकम टू यू मैम। मैम, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि उस वक्त आप लाइफ में कहाँ थी? इट वॉज अ वेरी नॉर्मल फ्लाइट यू हैव टेकन फ्रॉम काठमांडू। कैसा था मंजर, क्या एस्पिरेशंस थी आपकी, एंड व्हाई वर यू इन नेपाल दैट टाइम? एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी काठमांडू। इट वाज फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑन माउंटेन हिल्स। तो हम लोग का एक एक्सपोर्ट का यूनिट था, एक एनजीओ था। उत्तराखंड से हम लोग 3 लोग थे, मिसेस टोलिया, मैं और एक डॉक्टर कांता शर्मा थी। अगर मैं बात करूं 1999 में, हाउ वाज अनीता जोशी एज अ पर्सन? व्हाट वर यू डूइंग इन लाइफ? क्या सपने थे आपके उस वक्त, क्या एस्पिरेशंस थी? ठीक साल भर पहले रोड एक्सीडेंट में आई लॉस्ट माय हस्बैंड। बेटा था मेरा 8 साल का। तो मेरे सामने एक ही टारगेट था। मैं प्रैक्टिस करती थी पैथोलॉजी नैनीताल में। तो मेरे सामने एक ही एम था कि मैंने इस बच्चे को अच्छी परवरिश देनी, एक अच्छा इंसान बनाना। तो मैं और लाइफ की उस फेज से गुजर रही थी। मात्र 32-33 साल की एज थी। वेरी यंग। या क्या फ्लाइट बोर्ड करते हुए कुछ अंदाजा हुआ कि कुछ बदलने वाला है, कुछ अलग है? ऐसा तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ फ्लाइट 2-3 घंटे लेट थी। देन फाइनली फ्लाइट बोर्ड करी। हाँ जी। एंड देन व्हेन वाज द मोमेंट जब आपको एक्चुअली पता चला कि द प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड? मैं मिसेस टोलिया, हम लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। सेटल होने के बाद में हम लोग कंचनजंगा की सुंदर पिक्स देख रहे थे। हमारा सेंट्रल वाली उसमें था। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो लंच सर्व किया गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट थी फ्लाइट, ऑलरेडी लेट थी। तो हमने ट्रॉलीज ओपन करके लंच दे रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो रखा लगभग 20 से 25 मिनट हो चुकी थी लगभग, यू कैन से। खाना शुरू भी नहीं किया था। सामने इकोनॉमी क्लास से जो बिजनेस क्लास को कनेक्ट करते हैं दोनों डोर्स, तो दोनों डोर्स पे 2 यंग लड़के आके खड़े हो गए, कम ऑन यू ऑल हैव बीन हाईजैक्ड करके। अच्छा, इंग्लिश में शायद मेरे को जो याद पड़ता। देखिए बहुत लंबा 3 डिकेड्स बीत गए, तो उतना हर चीज याद रहना भी इम्पॉसिबल है। मेरे को तो ये लगा कि कल क्रिसमस है, आज प्री क्रिसमस डे है, तो हो सकता है जस्ट ड्रामा, यू नो लाइक। फिर हम बाहर देखने लगे। 2 मिनट रुक के उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को हाईजैक कर लिया गया है। इट्स इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट, इट्स नॉट अ जोक। क्या आप लोगों को यकीन करने में थोड़ा मुश्किल हुआ कि शायद ये एक प्रैंक है, या ऐसा कैसे हो सकता है? नो वन बिलीव्स बेटा। कोई विनाश की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। मतलब आदमी इस चीज को सोच भी नहीं सकता कभी। सबको हेड्स डाउन करा दिए गए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। मतलब वो तो इतना स्पीडी ये था उनका, सबने सर नीचे कर लिए। और इस वक्त तक कितने लोग आपके सामने थे? 2 लड़के आए, खड़े थे वहां तक, ठीक है, हमने 2 देखे दोनों डोर्स पे आके। उसके बाद में जैसे उन्होंने चीखते हुए दोबारा कहा कि आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या?
वो समझ गए ना कि ये लोग बहुत लाइटली मतलब कैसे, इट्स इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट, Yeah. हाउ यू कैन डन। सबने सर नीचे कर लिए, उसके बाद में कितने थे क्या थे उस मोमेंट पे तो हमको पता नहीं था। तो उनका फिर बस यही धड़ धड़ दौड़ भाग कर रहे थे, ऐसे आवाजें आ रही थी। सर इमीडिएटली, भाई आपने दोनों पैरों के बीच में सर सबके, तो सबके सर नीचे हो गए थे। आप उनके मूवमेंट कुछ देख ही नहीं पा रहे थे वो क्या कर रहे थे? नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं उसके विद इन 2 to 3 मिनट्स, 2-3-5 मिनट्स जो भी बोलो आप, मैंने अपना हाथ ऊपर किया, तो मैंने कहा प्लीज लेट मी गो टू टॉयलेट। यंग लड़का था, उसने कहा कि मैम यू आर नॉट सपोज टू मूव, यू हैव बीन हाईजैक्ड। वो दौड़ते हुए गया, एक टैबलेट लाया, पानी की एक बोतल लाया, उसने मेरे हाथ में रखी कि आप ये लीजिए। मेरी आपको बता दूं, मेरी परवरिश पैदाइश सब बॉम्बे की है। मैंने आउटराइट बोला, बेवकूफ तेरे को ये नहीं पता कि क्रोसिन नहीं खाती, मेरा पेट दर्द हो रहा है। उसने वो चीज पकड़ ली, उसने कहा आप टॉयलेट जा सकती हैं। अच्छा। मैं होके आई, उसके बाद में फिर जब मैं पीछे वाले वॉश टॉयलेट से आ रही थी तो मैंने देखा कि सिर्फ सीटें खाली दिख रही थी, क्योंकि सबके साथ नीचे थे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आई, मैं अपनी सीट पे बैठी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेटे मैंने इस साल भर पहले अपने हस्बैंड खोए। एक तो साल भर पहले आपने इतनी बड़ी ट्रेजेडी आपके साथ हुई, उसके बाद अचानक ये चीज। मुझे बहुत हैरानी हुई जान के आपने उनको बोला कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि क्रोसिन नहीं ली जाती। तो समझ गया मैं एक डॉक्टर हूँ, तभी तो उसने जाने दिया। जब ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, क्या वो उस चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं आसानी से? बिकॉज किसी को बेवकूफ हमने बोल दिया, कह रहे तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है, तो नहीं, ऐसा वो उन्होंने- ईगो भी कई बार हर्ट होती है। मे बी दे आर ट्रेन्ड दैट वे, आई डोंट नो। तो उसने मेरे को इसीलिए अलाउ किया। उसके कुछ देर बाद में ये सब चल रहा था मेरे ख्याल से। फिर अमृतसर में, जो बाद में पता चला कि अमृतसर में आधे 1 घंटे में अमृतसर पहुंचे या 40-45 मिनट्स होगा मेरे ख्याल से। तो जब अमृतसर में प्लेन लैंड हुआ था, काफी टर्बुलेंसली उस टाइम पे थी, आप लोगों को आइडिया भी नहीं था कहाँ थे, फेलो पैसेंजर्स थे, क्या आप लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे थे उस टाइम तक? बिल्कुल नहीं। फिर अमृतसर में मतलब हमको पता चला कि कहीं हम उतरे, पर ये नहीं पता था कि अमृतसर है क्या है। बाहर से भी इंडिया है, आपको यही पता था? आउट से नहीं, मेरे को तो लगता कि कहीं उतरे हैं ये मालूम था, क्योंकि सेटल हो गए थे। और बाहर से भी आवाजें आ रही थी दौड़ भाग करने की, गाड़ियों की। हाँ, और अंदर से भी ये भाग रहे थे। फिर शायद आधा घंटा पौना घंटा जो भी रुकेंगे, उसके बाद में फिर टेक ऑफ किया गया। और इस टाइम पे आप सब लोगों के जो हेड थे वो डाउन ही थे? यस। एंड फिर जब वापस से पता चला कि फ्लाइट अब वापस से वो शायद तेल मांग रहे थे, उनको तेल नहीं मिला तो बहुत अंदर से भी चिल्ला रहे थे, बाहर से भी जो भी इन लोगों का चल रहा होगा आपस में। मैं रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि फ्लाइट को काबुल ले जाने की बात हो रही थी काठमांडू से ही, लेकिन फ्यूल क्योंकि इतना नहीं था, छोटी फ्लाइट एक थी, इस वजह से दे हैड टू लैंड एट अमृतसर। एंड कैप्टन देवी शरण जो रही, उन्होंने काफी सूझबूझ भी लगाई कि इंडियन बॉर्डर्स में ही हम उसको उतारने का सोचते हैं, तो अमृतसर चूज किया गया। क्या आप लोगों को ये पता था कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे रेडी है अमृतसर में, या कुछ एक एक्शन लिया जा सकता है, या कुछ भी ऐसा कि आपको बाहर से बचाने के कोई टैक्टिक्स और या कोई अप्रोच ऐसा लग रहा है? नहीं, हमको बिल्कुल किसी को कोई आइडिया नहीं रहा। हमको तो एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्यों हो रहा है। बस ये था कि कुछ कहीं पे रुके हैं हम, बाहर से भी आवाजें आ रही हैं चिल्लाने की, शायद ऑयल टैंकर से, जो मतलब अंदाजन बोल रही हूँ, गाड़ियां मूव कर रही हैं, क्योंकि विंडो के सब शटर्स डाउन थे ना, वो तो इमीडिएटली करा दिया तुमने। सबसे यू आर नॉट सपोज्ड टू ओपन इट, क्योंकि उस खिड़कियां खुली रहती तो हम भी देखते हैं ना बाहर क्या दिख रहा है। तो सिर्फ आवाजों से? यस 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 यस। क्या कैप्टन ने कभी अनाउंस किया दिस प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड? मेरे को सही याद नहीं करता कि उन्होंने कहा हो। उसके बाद में इनकी जो दौड़ भाग या एक्टिविटी बोलो और ज्यादा, मतलब यू नो लाइक दौड़ रहे थे यहाँ से वहाँ, तो उनमें भी एक पैनिक सा आ गया था? पता नहीं। हाँ, क्योंकि उनको शायद फ्यूल नहीं मिला, क्योंकि वो फिर बड़े मतलब वही चिल्ला रहे थे। आज जब अमृतसर से फ्लाई करे और
जब लाहौर लैंड होने वाले की तो हमने ऐसा देखा है कि फ्यूल उस वक्त इतना कम था कि प्लेन बहुत ही लो टाइमिंग में उड़ रहा था और क्योंकि पाकिस्तान से हमें अप्रूवल नहीं मिला था तो हाईवे पे प्लेन उतरने वाला था, ऐसा हमने देखा है हाँ जी। सीरीज में। और लास्ट मिनट लाइट्स ऑन की गई क्योंकि पहले लाइट्स ऑफ कर दी गई थी ताकि हमें लोकेशन ना बता। बट व्हेन दे एक्चुअली फेल्ट कि लोग क्रैश हो जाएंगे, इतने सारे लोग जिसमें इंटरनेशनल फॉरेनर्स भी जिसमें बहुत, तो एकदम लास्ट मिनट लाइट्स ऑन की गई एंड हमने पायलट देवी शरण की इंटरव्यू भी सुनाई जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड्स का ही टाइम था, अदरवाइज फ्यूल एकदम खत्म था एंड वी वुड हैव क्रैश्ड। शायद नीचे नमाज पढ़ी जा रही थी मॉर्निंग, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। आवाजें आपको आ रही थी? नहीं नहीं नहीं, नॉट आवाज, मतलब हमने भी बाद में जो सुना कि रमजान चल रहा था तो नीचे हाँ आवाजें वगैरह, आवाजें तो अंदर की इतनी थी कि बाहर की कहाँ सुनाई दी थी। तो क्या प्लेन बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था या कुछ ऐसा टर्बुलेंस इस तरह का हो रहा था कि आपको भी फील हो रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मतलब हंसी आती है कि जैसे टेक ऑफ करते हैं, बिकॉज यू नो एवरीवन फ्लाइज फ्रिक्वेंटली, तो सीट बेल्ट बांधिए, अलाना कीजिए, फलाना कीजिए। मेरे को हंसी ये आती कि किसी ने कुछ भी नहीं, उतने हाई पिक्स पे जा रहा था, लो आ रहा था, है ना, तो काय की सीट बेल्ट काय का क्या है तो मजबूरी में उनको उतारवाना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में वही लड़का जिसने मेरे को मेडिसिन टैबलेट ला के दी थी, शायद वही था, आया, उसने कहा कि मैम प्लीज चलिए। मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को कहाँ ले जा रहा। मैंने कहा कहाँ, कि आइए। आगे ले गए मेरे को, तो वहां जैसे ही इकोनॉमी से बिजनेस में गई तो मैं बिल्कुल सिहर गई क्योंकि 3-4 लोग इस तरफ बिठा रखे थे एट रैंडम, 3-4 इधर बैठे, सबके सर कवर्ड थे। उनमें से एक रुपिन कतियाल था, तो उन्होंने उसको कंबल से ढक रखा था, उसका कंबल निकाला, उसके स्टैबिंग पूरा। तो मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा तुम सब पाकिस्तानी हो, मुस्लिम्स हो? बाद में पता चला जो उनका चीफ था उसने मेरे को पहला क्वेश्चन पूछा, मोहतरमा आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा क्या करोगे आप, मेरे को भी मार दोगे? मैंने कहा बहुत गलत कर रहे हो, हम सब मासूम लोग हैं। उसके बाद में शायद ठीक उसके बाद में सतनाम का नंबर था। एंड इस टाइम तक रुपिन वाज असॉल्टेड? यस। वाज ही अलाइव? कराची एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा भी गया था कि प्लीज पेशेंट को लीजिए, नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वहां पे रिक्वेस्ट भी की थी शायद। हाँ, लाहौर में रिक्वेस्ट की गई थी एंड दे डिनाइड। तो फिर रुपिन इस तरफ था और सतनाम इस तरफ कहीं थे, 4-6 फॉरेनर्स थे, इंडियंस थे। मैंने कहा ना एयू कर रहे थे, दैट मीन्स इनको ले गए होंगे, ऐसे अंदाजा मतलब लगा। सतनाम ने रोते हुए हाथ जोड़ा, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो आप सबको मार दोगे ना, आई डोंट नो क्या आपका मकसद है, आपके रमजान चल रहे हैं और आप ऐसा नापाक काम कर रहे हो। मैंने कहा आप हम सबको मार दोगे तो भी आपका कोई मोटिव। तो तब उन्होंने कहा हमारे मासूम भाई हिंदुस्तानी जेलों में बंद हैं और आपकी गवर्नमेंट, उनके हुकूमत आप उनके साथ ऐसा करती है, ये करती है। मैंने कहा हम सब तो बहुत नॉर्मल लोग हैं, ये सब बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, तो हम मासूमों को करके। फिर उन्होंने सतनाम को भी, उन सबको 7-8 लोगों को पीछे छोड़ दिया था, जो मेरे को पता है, क्योंकि जैसे हम रिलीज हुए तो सतनाम मेरे पैर पड़ के कहा था कि आप मेरे लिए देवी बन के आई। डेफिनेटली नहीं, तो उसका नंबर था उसके। मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, आपको डर नहीं लगा? मैंने आपको बताया ना बेटे कि मैंने ठीक 1 साल पहले अपना हस्बैंड खोया। जब आदमी पिक पे ये सब देख ले तो बहुत पुरानी कहावत है, डर के आगे जीते। एंड मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, स्ट्रांगली विधि के विधान पे डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। बट फिर भी हाईजैकर से जिनका कोई अंदाजा नहीं होता कि वो अगले मोमेंट में क्या करें, उनसे इतना डायलॉग आपने किया, हैट्स ऑफ टू यू। पहली बात तो ये बताऊं कि बेटे हाईजैकर जो शब्द है या जो भी है, उसके पहले हमको पता नहीं था कि क्या होता है। राइट। मैंने तो शायद कोई मूवी भी नहीं देखी थी। हाँ, कुछ ऐसा करते वेरी फ्रैंक, हमको मतलब सिर्फ हमको ये पोर्ट्रे किया गया, उन्होंने यही कहा कि हमारे मासूम भाई बंद है, हमको छुड़वाना चाह रहे हैं। जो डायलॉग आपने किया और आपने देखा कि रुपिन कतियान जो थे, जो इज द ओनली विक्टिम जो नहीं सरवाइव कर पाए थे, वो आपने अपने आंखों के सामने देखी, आपने और लोगों का मंजर भी देखा,
इकोनॉमी से बिजनेस क्लास का एक अलग खौफ था, जिससे आपने बोला कि मैं भी थोड़ा सहर गई थी। जिससे डेफिनेटली जब आप वापस अपनी सीट पे आए, आपने अपने पहले पैसेंजर्स को बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। पहली बात तो बताऊं बेटे कि तब तक रुपेन वॉज अलाइव, पर मैंने उसको कहा कि मैंने कहा एक तो आपने ये किया इस बेचारे का, ऊपर से तुम कंबल से ढक के रख रहे हो। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी है। तो उन्होंने कंबल हटा दिया था उसका। मैं पीछे आई तो मेरे को यही था कि ये जहां भी इसको उतारेंगे, क्योंकि देखिए हमारे साथ 2 जेंट्स डॉक्टर थे जिन्होंने तीसरे दिन अपनी आईडी रिवील की। मैं उनको ब्लेम नहीं करती, क्योंकि कोई बहुत स्ट्रांग हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, सबको अपनी जान प्यारी है। अगर पहले दिन ही वो उड़ जाते तो शायद चीजें, मतलब ऐसा मेरा सोचना है। और थ्रेट किया जाता या प्रेशर बनाया जाता। हाँ, हो सकता है कहीं पे कुछ हेल्प हो जाती। मैं तो पीछे आई तो मेरे को यही था कि इसको उतारेंगे, है ना। मैंने उनको वही कहा कि मैंने कहा इसको आप इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज उसको प्लीज। आप भी जानते हो कि फर्स्ट एड किट्स में क्या होता है, ब्रूफेन, पैरासिटामोल एंड 1 सोफ्रामाइसिन एंड नथिंग एल्स। तो फिर मेरे ख्याल से दुबई में जिनके दूध मुँह हैं या छोटे बच्चे या बहुत ओल्ड जो लोग थे, 20-22 लोगों उनको उन्होंने उतारा था। और उन्होंने मेरे को भी ऑफर किया था कि मैडम आप उतर सकती। आप क्यों नहीं उतरे? मैंने 2 सेकंड लिए पहले कि मैंने कहा मैं उतरूंगी, लेकिन मेरी फ्रेंड मेरे साथ में है इकोनॉमी में, आप उसको उनको भी अलाउ करोगे। वो लड़का अपने चीफ को पूछने गया, फिर 5-7 सेकंड में दौड़ते हुए आया कि मैम नहीं, आप अकेले उतरेंगी, उनको नहीं छोड़ेंगे। फिर मैंने 2-5 सेकंड दिए, मैंने कहा नहीं फिर ठीक है, मैं भी नहीं उतरूंगी। अब आपको बता दूं, क्योंकि मिसेस मंजुला टोलिया मेरे साथ थी। टोलिया सर आज दुनिया में नहीं है, हमारे लिए फादरली फिगर, एक गाइड वो मेरे हस्बैंड को बेटे की तरह मानते थी। मैंने सोचा मैं जब मैं जाऊंगी और दिल्ली में सर मिलेंगे, पूछेंगे मंजुला कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि हम साथ आए। दूसरा, मैंने जो मंजर देखा, मेरे को लगा शायद मैं लोगों की मदद कर सकूं अंदर, फेलो पैसेंजर्स की। और जो होना होगा वो तो ये भी नहीं पता था कि दुबई में उतर रहे हैं कहीं पे। मैंने कहा जो होगा, जो लिखा होगा। क्या आपको आपके यंग सन की याद नहीं? बिकॉज इट वॉज, आई एम श्योर, बहुत डिफिकल्ट मोमेंट रहा होगा डिसाइड करना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब मेरे को द मोमेंट इट वॉज हाईजैक्ट और मेरे को स्पास्मिक पेट दर्द हुआ, तो उस मोमेंट में ईश्वर से वही बोल रही थी कि आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते। साल भर पहले फादर का जाना, अब मैं चली जाऊंगी तो बच्चा तो बिल्कुल। फिर मैं अपने मन को समझा रही थी कि सब अपने लिखा के आते हैं, कि कई न्यूबॉर्न बच्चे जिनके पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती, वो भी बड़े होते, तो उसका जो लिखा होगा उसका होगा। मैं कहूं कि नहीं बच्चे का बिल्कुल ही अब मेरे को नहीं था तो गलत कहूंगी, मैं एक माँ हूं फर्स्ट थॉट। लेकिन फिर भी ये भी होता है कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में पता नहीं आपको कहाँ उतार रहे हैं, क्या होता है, उससे बेटर तो आप अपनों के साथ हो। अब मैंने कहा ना मैम मेरे साथ थी, मैं तोड़िया मैम। यू फेल्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। यस सर, होना भी चाहिए कि जिनके साथ हैं उनके साथ खड़े रहिए और जी हाँ, जिनकी भी पॉसिबल मदद हो सके वो कर यस। सके। और मेरा बेसिक नेचर है, मतलब ये वहीं पे नहीं। बट आई थिंक ये दिखाता है आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। हाँ देखो, होने को तो आप टाल ही नहीं सकते ना भाई। 2 चीजें होती है, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने अपना पार्टनर खोया, आप जानते हो औरत के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप स्ट्रांगली फेस करो या तो सरेंडर करो। सरेंडर कमजोर करती है। इस टाइम तक करीब 7-8 घंटे हो चुके थे। हो गई। तो एक 7-8 घंटे में अगर छोटे बच्चे फ्लाइट में हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, तो इतनी देर एक सिंगल पोजीशन में बैठना बहुत डिफिकल्ट। डेफिनेटली। तो क्या बच्चे रेस्टलेस हो रहे हैं? बिकॉज बच्चों तो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखिए उतनी आवाजों में किसी को किसी का कुछ पता नहीं था। एंड देन जब पता चला कुछ लोग उतर गए हैं, उसके बाद क्या हुआ प्लेन के अंदर? उसके बाद में एक मतलब शायद लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग एक जगह सेटल। सुबह मेरे को लगता है सम बिस्किट्स और कुछ स्टिक्स, ये कुछ दूसरे दिन सुबह ही प्रोवाइड किया था ब्रेकफास्ट। फिर वो दिन भी हमारा समझो ऑलमोस्ट कहीं सेटल हुए, ये हमको पता था। बाहर से भी आवाजें आ रही थी,
लेकिन विंडोज तो सब सील थी, सब डाउन। फिर ये सब मतलब दूसरे दिन चलता रहा कि उनकी स्पीचेस कि तुम्हारी गवर्नमेंट ऐसी तो तुम्हारी गवर्नमेंट वैसी, तो यू नो लाइक। अच्छा, ये आके बोलते थे? हाँ, उनमें से एक बंदे का इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड था, एक का उर्दू, और उस पे ऐसा देवा भी न रखे। उनका जो चीफ था वो तो कुछ बोलता ही नहीं था, खाली राउंड मारे चला गया। 2 यंग लड़के थे, मेरे ख्याल से 18-20 साल के रहे होंगे। और अब आप हेड्स अप कर चुके थे जी, सेकेंड डे मतलब जब वो एक जगह मॉर्निंग पे में? जहाँ भी सेटल हो गए तो उसके बाद में चीजें, लेकिन दहशत का माहौल था कि विल किल यू, मतलब उनका हर 10-5 मिनट में पीछे दौड़ना, आगे दौड़ना, विल किल यू, विल डू दिस, विल डू दैट, मतलब वही सब चलता रहता था। तो ऐसा मूवमेंट्स मतलब कंफर्टेबल ऐसा नहीं था कि एक दूसरे से बात करना, नो नो नो, जो जहां है वो वहां। अच्छा, मीनवाइल उन्होंने बिजनेस क्लास को इमीडिएटली खाली करा दिया था, सबको इकोनॉमी में डाल दिया था। अच्छा, तो उसको बाद में उन्होंने एज अ डिस्पेंसरी यूज किया। फिर ये आप लोगों को कब पता चला कि इनकी क्या डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट से कोई डायलॉग स्टार्ट हो रहा है, या कुछ भी बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन आपको अंदर पता चली? मेरे को लगता है शायद तीसरे चौथे दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीसरे चौथे दिन का जो भी। और हमको तो यही कहते थे हमारे मासूम भाई ऐसा है, हमारी औरतों के साथ तुम्हारे फौजी ऐसा करते हैं, यू नो, जितना हम अपनी कंट्री के अगेंस्ट, हमारी कंट्री के अगेंस्ट वो बोल सकें। दे वुड ब्रेन वॉश, जो भी हो है, लोग भी बड़े उससे सुनते रहते थे। अब क्या करें? प्लेन के अंदर एक दूसरे से बातचीत या दूसरे का बॉडी लैंग्वेज नोटिस करना कब स्टार्ट करा, या बातचीत कब स्टार्ट करी? सेकेंड डे जैसे ही हम जहाँ पे भी हम जाके सेटल हुए, तो बाद में मैं इकोनॉमी की सबसे आगे वाली सेंटर वाली सीट में जाके बैठी थी। ये खुद से या फिर आपको शफल? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैम आप यहाँ बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है एज अ पेशेंट, तो दे यूज्ड टू कम एंड टॉक टू मी। तो वहाँ पे एक कंसल्टेशन जैसा आपका एरिया बना दिया? इट वाज इकोनॉमी में ही, हाँ बता रही हूँ आपको, इकोनॉमी का फर्स्ट सीट। तो फिर ये एक कम्युनिकेशन उनकी तरफ से किया गया कि जिसको कोई इशू है वो आपसे हाँ, आगे बात मिल कर सकते। सकते, यस। शायद उन्हें भी एक काउंसलर चाहिए तो जो लोगों को सेटल आउट कर ले। Definitely. And how many people came to you? Do you have any idea? कोई अनिल कुछ थे जो हैवी डायबिटिक थे, एक अपने देहरादून की पंडित जी थे, भट्ट जी, जो हैवी डायबिटिक थे। खाने में क्या मिलता? देखिए, आप जानते हो कंधार अपने आप में क्या है, अपने खाने के लाले तो with those अफगानी बिग those रोटीज एंड they used to provide chicken, लेकिन जो वेजिटेरियन उनको दिक्कत होती तो एक आध बार राजमा या कभी फ्रूट्स में ऑरेंज या कुछ ऐसा। इन ह्यूमन सिचुएशन में कितना डिफिकल्ट होता है एक पैसेंजर्स के लिए, या एक आप लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट था? नरक है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर, सब यूरिन ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी जीने की जो लालसा होती है ना, वो सब पे भारी पड़ी है। तो लोगों ने कैसे सरवाइव किया? क्रू ने इस टाइम क्या किया? दे कुड नॉट नो, किसी को अलाउ ही नहीं किया था, सब एयर होस्टेस पीछे बैठी थी लास्ट मिनट जगह, वो क्या हेल्प करते, किसी मूवमेंट ही अलाउ नहीं थे। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो पूछ के जाना पड़ता था? नहीं, बाद में तो वो चले जाते थे, मतलब अपनी सीट से ये चले? हाँ, बाद में, लेकिन शुरुआत में तो नॉट अलाउड है। और दूसरा ये था कि आदमी खाता भी क्या, क्योंकि उनको पता था कि टॉयलेट्स की हालत क्या है। तो लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया? आपको कोई ना कैद करके अगर आपको ड्राई फ्रूट्स दे रहा है, सोना चांदी दे रहा है, आपको आजादी चाहिए होती। आपको गन पॉइंट पे कि तुमको मार देंगे और सामने से खाना देंगे, क्या खाओगे? भूख तो ऐसे ही मर जाएगी। आप यकीन नहीं मानोगे, घड़ी की सुई खिसकना लगता था खिसक ही नहीं रही, एक एक सेकंड निकालना भारी। देखिए, जो जैसे 24th को ये हुआ था, 25th की बात कर रही हूँ, 25th पूरा दिन प्रेशर में और वही सब उसमें गया, तो तब तक भी किसी को कुछ नॉलेज नहीं था कि हम कहाँ हैं, मतलब ब्रदर कहाँ है, बोले तो कहाँ रुके हैं, और क्या ये तो मालूम था कि वी हैव बीन हाईजैक्ड, और ये भी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पाकिस्तानी हैं। पीछे के टॉयलेट्स तो बहुत खराब हो गए थे। 25 की शाम को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आगे टॉयलेट यूज कर सकती थी, कि आगे उन्होंने एज अ डिस्पेंसरी यूज करना शुरू किया। एक तो डर था, तो इसको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही थी, एंटासिड थे नहीं, सबके मेडिसिन वगैरह का सब कार्गो में सब बैग्स रहे होंगे। मैं आगे मतलब आगे कभी बैठती थी बिजनेस क्लास में, जब पेशेंट वहां पे, तो कभी पीछे आ जाती थी, फिर आगे वाला टॉयलेट यूज करती थी। तो उस 25 की रात, सेकंड रात की बात कर रही हूँ आपसे, उनका जो चीफ था
वो बिजनेस क्लास के बीच वाली सीट में लेटा हुआ था, कैप के साथ। उसकी गन इस साइड रखी हुई थी, शायद रेस्ट कर रहा होगा, चारों उठे हुए थे। मैं हर घंटे में आगे वाले टॉयलेट जाती थी, आती थी, हर बार उसको देखती थी। और मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी कि क्या मैं इसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के और बार्गिन करूं कि सबको छोड़ दो, नहीं तो मैं इसको मारूंगी। और हर बार मैं रुक जाती थी कि मैं अपनी जान लेने या देने की जिम्मेदार हूं, पर बाकियों के लिए नहीं। अगर बाई चांस ऐसा ये नहीं करते हैं तो इतने मासूमों की जान जाएगी। देखो, दे आर ह्यूमन बाउंड्स, उनको कोई इमोशन नहीं है, कोई ये नहीं है। पर सीधी बात है, हमारे क्या, ये तो जिहादी हैं, टेररिस्ट हैं। मैंने कहा यार मेरी एक बेवकूफी सब पे भारी ना पड़ जाए। मैं रात भर, मैं बता रही हूँ, हर घंटे में मैं टॉयलेट में जाती थी, आती थी, एंजाइटी, वही कश्मकश चलती रहती थी। मेरे को लगता था नहीं करूं, फिर लगता था ना करूं, कि भाई 100-150 लोगों की जान लेने की, अगर भगवान न करे ये अपने उसको भी मार देते हैं, मेरे को भी मारते हैं, बाकियों को भी मार देते हैं, अपने लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, वो मेरा ही है प्रिविलेज है कि मैं अपने आप, लेकिन बाकियों को नहीं। पूरी रात ऐसे निकली। आपको बताऊं, अर्ली मॉर्निंग में मेरे को ध्यान में नहीं आता किस टाइम मेरी आंख लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमी के फर्स्ट सीट में मैं बैठी। मेरे को कब झपकी लगी मेरे को नहीं पता, क्योंकि रात भर इसी उधेड़-बुन में रही। मेरे को झपकी लगी जैसे ही मैं सुबह, मेरी नींद टूटी, मतलब 2-1 घंटे की झपकी लगी होगी। हो सकता है सुबह 7-8 बजे हूँ, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती आपको। मैं चीखते हुए, जैसा कि मेरे को बाद में लोगों ने बताया, एकदम चीखते हुए कि कम ऑन, इफ यू वांट टू किल यू स्टार्ट फ्रॉम मी। क्यों? क्योंकि हर सेकंड में उनका एक ही डायलॉग होता था, विल किल यू, विल किल यू, विल किल यू। पीछे भागते थे तो, आगे भागते तो इतना दहशत था कि आदमी का सांस लेना भारी था। तो मैं एकदम आउटबर्स्ट, मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। मैंने कहा इफ यू वांट टू किल यू स्टार्ट फ्रॉम मी। मैंने कहा, आप यकीन नहीं मानोगे, बाद में मेरे को डॉक्टर कांता शर्मा, टोलिया मैम ने जो बताया, बाकी लोगों ने जो बताया, क्योंकि मैं तो एकदम पागलों की तरह चीखी। इमीडिएट उन्होंने मेरे को उठाया और कॉकपिट में ले गए। पर मैंने कहा कि आई विल नॉट कम अलोन। तो डॉक्टर कांता शर्मा, जो देहरादून से थी, कांता मैम, वो मेरे साथ आगे गई, क्योंकि उन पे भरोसा करना, भरोसे लायक। आगे ले गए कॉकपिट में। उन्होंने, कांता दीदी ने मेरे पैर मले, सर मला, उन लोगों ने मेरे हाथ मले, मेरे को पानी दिया। उसके बाद में उनके चीफ ने कहा, मोहतरमा नजर बाहर दौड़ाइए। कॉकपिट की विंडो की बात कर रही हूँ मैं आपसे। जैसे ही मैंने बाहर नजर दौड़ाई, मेरे को पसीने छूट गए। मैंने कहा, क्या हम तालिबानियों के बीच हैं? दैट वाज द टाइम जब पता चला कि हम तालिबानियों के बीच। एंड यू वुड सेंस कि ये तालिबान, कभी मैगजीन्स पढ़ते हैं, कभी तो उसमें 6-6, 6.5 फुट के वो बिल्कुल टिपिकल साइकिल पे, और फिर उनके वही जो भी रहता है ओपन कार्स में। यस यस यस। तो हंसने लगे कि आपको कैसे पता? मैंने कहा कभी देखा होगा मूवीज में या मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि हाँ हम कंधार में हैं। और फिर उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे को नॉर्मलाइज करने की। काम डाउन। कांता दीदी मेरे साथ ही थी, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आप लोगों का कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा एक बात सुनिए, मैंने कहा आप लोगों का क्या भरोसा? मैंने कहा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम आप लोगों को छोड़ देंगे, हमारी शर्तें पूरी हो जाएं? मैंने कहा आप छोड़ भी दोगे तो हम में से आधे पागल होके निकलेंगे। जो आप ट्रॉमा, जो टेरर, मैंने कहा हर सेकंड आंख बंद करो तो दहशत, आंख खोलो तो दहशत। मतलब आप लोगों ने कर क्या रखा है? मैंने कहा मारना तो आप पूछोगे थोड़ी हमको मारे ना मारे, आप तो मार दोगे। पर मैंने कहा ये जो आपने दहशत फैला रखी है, मैंने कहा आप समझ रहे हो हमारे साथ इतने बीपी के पेशेंट हैं, इतने डायबिटिक्स हैं, और जो नॉर्मल है वो भी मैंने कहा पागल होके ही निकलेगा। मैंने कहा आप हमको जिंदा रहने लायक छोड़ोगे नहीं। मैंने कहा तो पता नहीं उनको क्या समझ में आया। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ऐसा मेरे को डायलॉग आपने इनके साथ स्पेसिफिकली क्या? उनका जो चीफ थे, हाँ, आगे कॉर्पोरेट में उनके चीफ थे, हो सकता है कोई और होगा, मैं डॉक्टर कांता शर्मा। और क्या पायलट वेस्ट है? नो 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 नो, आई डोंट थिंक, जहां तक मेरे को याद बनता नहीं। वो तो वहां सेटल हो गए थे ना, तो उन्होंने क्या करना था बाकी किसी को, वो तो अपने उसमें सेफ उसमें आ गए थे।
तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी। भाई बाहर उनके अपने, अंदर हो। क्या आपको ये आइडिया है कि पायलट इस वक्त कहाँ पोजीशन? अब मेरे को नहीं पता, शायद इकोनॉमी में ही बैठे थे सर। हाँ, पूरा क्रू सब वो वहीं पे थे, सब साथ ही में थे लोग, पीछे जहाँ हम लोग बैठे थे। फिर उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में जब मैं पीछे आई तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो सीन मैं भूल नहीं पाती। हमारे साथ थे कई को पैसेंजर्स, उसमें से 2-4 बेचारे एल्डरली थे। लिटरली दे वर क्राइंग कि मैम अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन। और वो चीज मैं कभी भूल नहीं पाऊँ। You were carrying that hope for everyone. हो सकता है डूबते को तिनके का सहारा, वो चीज मैं भूल नहीं पाती कि मैम आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इवन दोज हाईजैकर्स, दे नेवर वांटेड कि हम में से 2-4 रिवोल्ट करते। वो तुरंत मेरे को कॉकपिट में, बाद में मैंने सोचा क्यों ले गए, वो इसीलिए ले गए कि वहां सीन अगर क्रिएट होता और 4 और खड़े हो जाते तो उन पे फायरिंग, क्योंकि वो तो अपना मिशन, वो तो अपना जो भी उनका टारगेट जो भी बोलूं, दे वर इंटरेस्टेड इन दैट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन किलिंग अस। हो सकता है वर्ल्ड मीडिया के सामने, बाकियों के सामने बहुत अच्छा, शायद मेरे को ऐसा लगता है बाद में जब सोचो तो चीजें लगती, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। That was very down to बाद आप नॉर्मल वे काम नाम हो गई। क्या बदला था फिर प्लेन के अंदर? टोटली चेंज हो गया था। फिर जो वो टेरर कर रहे थे जैसे हर सेकंड में कि मार देंगे, फिर वो हर मिनट में नहीं होता था। फिर दिन में 2-3 झटके जब आते थे, जब बात उनकी बाद में शुरू हुई, मतलब डेफिनेटली देखिए ये जब मैंने आगे कॉकपिट से देखा, फिर मैंने लोगों को कहा तो बाहर भी पूरे तालिबान ने घेरा है, अंदर आपने ये सब लोगों को, पैसेंजर्स को धीरे चीजें, हाँ जैसे फिर बाद में उन्होंने हमको आपस में बात करना अलाउ, स्लोली थर्ड डे से या फिर 4-5 डे तो लोग आपस में खेल भी रहे हैं, अंताक्षरी भी, लाइक Really? आई डोंट नो, देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो कैप्टिव्स को जब आप कहते हैं ना कि किसी को गन पॉइंट पे, किसी को तो 1 पॉइंट का ज्यादा देर नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन क्या से नहीं, आप कर ही नहीं सकते, आदमी रिवोल्ट कर जाएगा। मैंने कहा ना, अगर 4-6 भी रिवोल्ट कर जाते तो शायद सीन। और इस टाइम पे खिड़कियां बंद थी? जी हाँ, खिड़कियां खोलने की परमिशन कब दी? शायद 3rd 4th डे शायद। और पूरे टाइम वेपन्स लेके गए थे? हाँ जी। क्या आपने हाईजैकर्स के पैटर्न्स, बिहेवियर्स को चेंज होते देखे? नहीं, मैंने कहा ना, जैसे कोई ड्रामा या जो भी बोलो कि सबको अपना अपना पार्ट। तो उनमें से एक है जो स्पीच ही देता रहता था, वो 2 जो यंगेस्ट थे वो तो कुछ भी नहीं बोलते थे, मतलब वो सिर्फ ये है कि डराना, उनका वही काम रहता था, मतलब यंगेस्ट। एंड जो उनका चीफ था वो सिर्फ एक आध राउंड लेता था दिन भर में, पूरा राउंड मारा चला गया, कुछ बोलता नहीं था भी। बर्गर का नाम बहुत सामने आता है। हाँ, बर्गर एंड डॉक्टर तो ज्यादातर यही इंटरेक्ट करती है मैसेजेस के साथ। 7-8 दिन एक जगह बैठे रहना, एक चेयर में, पूरा दिन, 24 घंटे, कैसा था वो लास्ट के जो 2-3 दिन थे? एक बंदा था, स्विस सिटीजन था। जब तीसरे दिन वो आया, आगे वाली सीट पे मेरे बगल में बैठा, यंग छाप, मेरे ख्याल से रहा होगा 30-35 साल का रहा होगा तब, शायद, जो मेरे को याद पड़ता। फिर आया, बैठा बगल में, बिल्कुल मेरा हाथ पकड़ के उसने अपनी आइडेंटिटी बताई। मैं चौंक गई। उस बंदे ने शायद कभी इतना क्राउड देखा ही नहीं था, एंड दिस वाज द फर्स्ट सिविलियन फ्लाइट ही वाज फ्लाइंग। क्योंकि जो बाद में पता चला कि उसके फादर का मोड, they have their own, वो काठमांडू शायद अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ जिसके साथ भी था, अपने हाई सिक्योरिटी के साथ, उसको एक एक्सपीरियंस करना था, इट सीम्स एडवेंचर जो भी बोलो, कहते हैं आसमान से टप के खजूर पे अटके, उसको वो बेचारे को वो एक्सपीरियंस इतना खतरनाक पड़ा। उसने तो इतनी पब्लिक कभी देखी भी नहीं होगी, मतलब He was so privileged. Yes, definitely. And he told you all this about his identity and everything. हाँ, क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर इन लोगों को पता चला कि ये कौन है, शायद उन लोगों को ऐसा कुछ आइडिया था कि कोई वीवीआईपी है, नहीं तो हमारे लिए थोड़ी उन्होंने हाईजैक किया था। हम लोग तो क्या नॉर्मल, कम पूछ रहे हैं कितने मरते हैं रोज, वो ट्रेस आउट नहीं कर सके। और ये का पता चला आपको कि अब वतन वापसी हो सकती है, उनकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं? 4th 5th डे शायद बात शुरू हुई थी, लेकिन दिन में 4 बार चीजें चेंज होती थी।
पब्लिक सिस्टम उससे अनाउंस करते थे कि अब तुम्हारी, पहले कहते थे कि अब तुम्हारी गवर्नमेंट बात कर रही है, बल्कि शुरू में उन्होंने वही मजाक किया कि तुम में से कोई भी ऐसा वीवीआईपी नहीं कि जिसके लिए इनिशिएटिव लें गवर्नमेंट। तो कभी कहते थे कि अब बात चल रही, फिर कहते थे कि नहीं नहीं तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है, मतलब नई बात बन रही है। बट मेरे को जो बाकी दो डॉक्टर और एक डॉक्टर, हाँ डॉक्टर फ्रॉम आई थिंक, उन्होंने क्लियर कहा था कि सबसे पहले आपको ही मारेंगे, आपने वहां बेवकूफ़ी कर दी बता के। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यू वर टोल्ड दिस? नहीं वो बात भी ठीक है, बात भी ठीक है ना, उसमें कोई दैट्स अ फैक्ट। आपको किसी मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार मुझे नहीं बताना चाहिए था कि नो, मैंने कहा ना अगर किसी के काम आ सके, अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, अपनी सेफ्टी वो भी कर लेता है, अगर आप किसी के काम आ सके, ईश्वर ने अगर उस लायक बनाया है तो आना चाहिए। पर क्या ऐसी सिचुएशन में कई बार ये बहुत हीरोइक होता है, आपके केस में बहुत हीरोइक है, लेकिन ये दूसरा टर्न भी ले सकता है। हाँ बिल्कुल। आपकी लर्निंग्स क्या है कि क्या ऐसी सिचुएशन में एक करेज ब्रेवरी दिखा के हम हीरोइक एक्ट भी कर सकते हैं और द सेम टाइम शायद जो भी दूसरे एंड पे है वो उसको हमारी गलती समझ ले। पहली बात तो ये बताऊं बेटे कि हम में से किसी को भी आज कोई कुछ भी बोले, मैंने डे वन भी वो कहा था, आज भी ये कह रही हूँ, नो वन हैड एन आइडिया कि हम जिंदा बचेंगे। 0.00001% भी किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को नहीं। तो उसमें ये बात कहना कि कोई सोचे कि भाई बहुत हीरोइक, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और आप बिल्कुल होपफुल नहीं थे कि हम बचेंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो नहीं, जब तक रिलीज नहीं, नहीं कैसे हो सकते हो बताइए आप, कहाँ पे निगोशिएशन फेल कर जाए। और मैंने आपको कहा ना कि हम तो जब यूपी 1 पहुंचे तब पता चला कि हार्डकोर टेररिस्टों को छोड़ा गया है। एंड हाउ डू यू सी दैट? अगर मेरे को आप एज ए इंडिविजुअल पूछोगे तो फर्स्ट डे से आज तक मेरा वही स्टैंड है कि अगर मेरे को अंदर पता चलता और पूछा जाता कि ऐसा करना चाहिए तो शायद मैं कभी तैयार नहीं होती। हम में से 4-6, मेरा तो कहना अमृतसर में कमांडो एक्शन हो जाता, क्यों नहीं हुआ, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, हम बहुत सिंपल नॉर्मल लोग हैं, कॉमन मैन हैं। अगर हो जाता 4-6 अंदर मरते, 4-6 बाहर मरते, और हमारे जिंदा रहने या मरने से कोई देश को कोई बहुत नफा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हमको पता होता कि हमारे एवज में इतने हार्डकोर टेररिस्ट छोड़े जाएंगे तो कम से कम मैं तो कहती कि आप हमको मार दो, क्योंकि आपको बताऊं इन हार्डकोर टेररिस्टों को पकड़ने में मैंने अपने बहनोई मेजर संजय बड़ूनी खोए हैं डोडा टेररिस्ट अटैक में, मेरी बहू का कजिन मेजर विभूति ढांडियाल पुलवामा में शहीद हुए हैं, और एक एक टेररिस्ट को पकड़ने में हमारे सैकड़ों सिपाही और दसियों अफसर शहीद होते हैं। उनके भी परिवार हैं, उनकी भी बच्चे हैं, उनकी भी माएँ हैं। तो मैं तो डे वन से आज तक कहती हूँ कि हमें से 8-10 चले भी जाते तो कोई बात, लेकिन उस दिन के बाद में जो टेररिज्म फैला है, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता, आप यकीन नहीं मानोगी मैं रात भर सो नहीं पाती है। कई दिन में यही सोचती हूँ कि हमारे एवज में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी देश को, पर हमको पता नहीं था अंदर। और मैं तो एक ही, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, देश हित में हम सब ने एक होना चाहिए और इन सफेद हाथियों को नहीं पालना चाहिए। कोई धर्म, देखिए कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, बिल्कुल। अगर कोई सच्चा किसी भी रिलीजन की बात है, लेकिन आज नासुर बन गया, नासुर। आप कहीं भी सेफ नहीं हो, घर से पैर बाहर रखोगे तो आप अनसेफ हो, क्योंकि इतना फैल गया है, इतना फैल गया है। ये एक प्लेटफॉर्म, कम से कम एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ हम सब ने एक होना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। पहले तो ये सोच पाना, और शायद आप हमारे देश के शहीदों की कुर्बानी वो बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में भी रहे हैं। ये बात आपके लिए समझना और आपके मुंह से आना
एक सच में बहुत इंस्पिरेशन है मेरे लिए। सुन के भी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है दैट यू आर सेइंग इट। फाइनली जब आपको रिलीज किया गया, आई थिंक सब हाईजैक तक ही बात करते हैं, लेकिन जब रिलीज होने के बाद क्या मंजर था जो आपको एक्चुअली पता चला? आपने बताया कि टेररिस्ट इतने बड़े छूट गए हैं एंड यू फेल्ट वेरी हार्ड अबाउट इट। जब घर आए, घर वालों का क्या रिएक्शन था? बेटे को देखा, क्या वो मोमेंट था? लोगों का नजरिया कैसे आपके लिए बदला? मैं बहुत क्लियर बोलूं कि जिंदगी सबको प्यारी होती, कोई कितना परेशान हो मरना नहीं चाहता। आप सोच सकते हो दैट वाज सेकंड लाइफ, और बच्चा मेरा, क्योंकि फादर्स ने पहले खो दिए थे। ये मैं एज अ मदर बात कर रही हूँ आपसे। एज अ इंडियन तो हमेशा बर्डन रहेगा कि हमारे आवाज में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जो नहीं चुकानी चाहिए थी। लेकिन एक माँ होने के नाते अगर आप कहोगे तो मेरे को लगता है उस वक्त बच्चे को मेरी जरूरत थी। अब जहां तक आप सोसाइटी, रिश्तेदारों, इनकी बात करते हो, अगर कभी आपके हमारे को पैसेंजर्स से बात होगी तो हर किसी का एक ही सेंटेंस होता है, उस पूरे उसमें अगर कोई हीरो था तो मैम आपने, बट आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया। आप हो, हम सबकी कुछ ड्यूटी बनती हैं देश के लिए। देखो जो होना है वो होना है। मैंने कहा डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता। आप उम्र के साथ बड़े नहीं होते हो, और आपको अनुभव उम्र के साथ नहीं आते हैं। जो लाइफ के थपेड़े और उठा पटक है ना, वो आपको सीजनड और मैच्योर बनाते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। जिस बेचारे ने 100 साल तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं देखा, उसने क्या देखा? मेरे को लगता है जो मेरे नियर डियर वंस कहते हैं कि तूने 4-5 जिंदगियां जी ली हैं, मेरे को लगता है हाँ वाकई में। पर एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा 7 दिन का 8 दिन का ट्रॉमा, ये मेरे को स्पाइनल प्रॉब्लम जो है वो कंधार प्रकरण की देन है, क्योंकि उस ट्रॉमा ने कहीं ना कहीं निकलना था, उसके साइड इफेक्ट। जब आप फाइनली रिलीज हुए तो सबसे पहले आपको कहाँ लेके गए? ड्रीम प्लेन से उतर के, और हाँ, जो हमको लेने आए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह। क्या आप लोगों को कुछ ब्रीफ किया गया था? नहीं, बाकी तो शायद मौर्य शैटन या कहा हमको उससे हयात में कोई याद नहीं पड़ता है, हमको भी कहा गया था। लेकिन मैंने आपको कहा कि टोलिया मैम हमारे साथ की, तो टोलिया सर हम लोग यूपी भवन गए, क्योंकि पहले उत्तराखंड नहीं था। हाँ, ये 1999 की या 1999 की बात है, तो यूपी भवन गए थे। और सबसे पहले आपने क्या न्यूज देखी? हाँ, टीवी चल रहा था। बल्कि मेरे को याद पड़ता है दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे हम निकल रहे थे, उसके ठीक पहले पोस्टर्स लगे थे वहां पे, जो ऑफिशियल मेरे को याद नहीं आता उनका नाम। मैंने कहा सर यही थे जो हाईजैकर्स थे, तो वो हंसने लगे। मैंने कहा वहां तो मैं क्या पहनी थी, ये तो ओपन चेहरे हैं, तो क्या, तो उनकी फोटो लगी थी मोस्ट वांटेड में। और क्या मन में सवाल थे आपके जब आप नीचे उतरे? देखिए, एक तो 8 दिन का जो, वो तो आपको बहुत ओरिएंटेशन आता नहीं है उससे, मतलब साफ बताऊं, आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं। जी हाँ। जैसे मेरे को याद है फॉरेन मिनिस्टर साहब सबके गले लग रहे थे, और मेरे को उन्होंने स्पेशली कहा था मैम यू हैव डन अ कमांडेबल जॉब। आपकी सरकार ने भी बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा भी करी थी कि यू हैव डन अ कमांडेबल जॉब, आपको हम ये वो, तो मैं उनके गले नहीं लगी थी। जो गुस्सा था आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि वो ह्यूमन। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं आपके गले लगने, क्योंकि सेम प्लेन में हम लोग वापस आए थे। एंड उनका क्या रिएक्शन था? कह रहे थे फॉरेन मीडिया के सामने आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने कहा उनको मालूम है हमारी क्या क्या वैल्यू है। क्या आपकी तरह और भी कोई ब्रेव इंसान या किसी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने पहल की हो या लोगों के लिए एक होप जगाई? नहीं, अपनी अपनी तरह से। जैसे बाद में एक रूमी वो कर गए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था, या किसने, मेरे को नाम याद नहीं पड़ता है, 4-5 डे बाद जब हो रही थी, जब आराम से बैठ के कन्वर्स मतलब कर सकते थे बात, जब बहुत लोग गैदर होते थे तो लोग चिल्लाते थे, लेकिन जैसे कभी बीच बीच में लाइट मूवमेंट्स, तो बेचारा कह रहा था कि मैम मेरे को लगता है कि पीछे का डोर खोल के जंप मार दूं। मैंने कहा जंप मार के भी क्या करेगा, तुम मार जाएगा नीचे गिर के। लाइक सबके दिमाग में थॉट्स आता है अपने अपने ढंग से। मैम अक्सर इस तरह की सिचुएशन में देखा जाता है कि लोग अपने साथ ट्रॉमा कैरी कर लेते हैं और साइकोलॉजी पर बहुत इफेक्ट करते हैं। आपने कैसे कोप अप किया? आप तो उस सिचुएशन में भी काफी काम बम्बोज थे, बट क्या बाहर आने के बाद या इस सिचुएशन के खत्म होने के बाद वो चेंज हुआ?
जिससे पहले ना ये लगता था कि ये प्लान कर लो, वो प्लान कर लो, लंबी प्लानिंग्स। राइट। उसके बाद में लगता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाइफ चेंज होती है, तो बहुत लंबी प्लान मत करो, जो दिन निकल गया वो ठीक है, कल किसने देखा कल हो ना हो। तो मूव विद द फ्लो स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट फ्लाइट कब लिया आपने या नेक्स्ट सेकंड डे मॉर्निंग 7:30 बजे की बॉम्बे गई। स्टैंडर्ड नहीं है? डर तो मैं कहूँ नहीं लगा, ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन तब तक बहुत ओरिएंटेशन, क्योंकि वो 8 दिन का दिमाग में वही सब चीजें। उसके बाद आपने जब कभी फ्लाइट ली तो एक मोमेंट लगता है प्रोसेस करने में, या वो चीजें याद आती है, या फिर अब आप मूव ऑन कर चुके हैं? नहीं, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा गैदरिंग और वो देख के थोड़ा दिमाग में चीजें आती है। हमारे साथ कई लोग थे जिन्होंने फ्लाइट कई सालों तक गए ही नहीं। और क्या आज भी आप बाकी सर्वाइवर से मिलते हैं या कोई नहीं, कभी कभार, नो नो नो, ऐसा नहीं। दिल्ली वाले मिलते होंगे क्योंकि मोस्टली दिल्ली के बहुत है, लेकिन कभी कभार बात हो गई साल में, या कभी जैसे कभी कोई टॉक शो होता है, कभी कुछ ऐसा, अदरवाइज बहुत ज्यादा ही। एक हमारे साथ जापानीज लेडी थी, चियाकी इसाडा, जो यूनिक कैरेक्टर था। एक शी वाज एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, चियाकी इसाडा करके, ओसाका से थी शायद। पहले एक आदमी तो मेरे को ये पागल है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, वेरी गुड लुकिंग, एकदम चबी जैसे जापानीज होते हैं। सेकेंड डे मैंने उसको पूछ ही लिया, मैंने कहा डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग। वो इंग्लिश नहीं बोलते ना, तो बोले या वी हैव बीन हाईजैक्ड। तो मैंने कहा यू आर नॉट स्कैर्ड बाय ना। हाँ, तो वो बाकायदा नाइट में नाइट ड्रेस पहनती थी, अपना मेकअप अच्छे से करेगी, मतलब मस्त थी वो। अच्छा, स्किन केयर रूटीन पूरा मस्त। चिकन लाते थे तो जो नॉनवेज नहीं खाते वो अपना खूबसूरती रहती थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसकी कायल हो गई थी, मैंने कहा जिंदा दिल जिसको कहते हैं जापानीज। आई एम श्योर आप इस बारे में बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते होंगे, बट मैं बहुत ऑनर्ड हूँ आज हमने बात करी। क्या कोई एक ऐसी चीज है जो भी आप इसके बारे में बात करते हैं तो आपको सबसे पहले वो मोमेंट याद आता है? तो जो पॉजिटिव चीज मैंने वही चियाकी का बताया ना, कि मैंने कहा क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा ही काश मैंने फ्लाइट ली ही नहीं होती? हाँ, जैसे रुपिन का है, तो रुपिन का 4 दिन पहले की शायद फ्लाइट थी बेचारे की, उसका कोई स्कूल मेट वहाँ मिल गया उसको, तो उसने अपने फादर को फोन किया कि मैं 2-4 दिन पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो अगर बेचारा उसी दिन आ गया था तो बच जाता। आज आपसे बात करके बहुत ही रेजिलियंस ह्यूमन नेचर का जो होता है वो पता चला है, और अगर आप माइंड स्ट्रांग हो तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ये सीखने को मिला है। जो बोल्डनेस आपके कैरेक्टर में और जो बेबाकी है, आई थिंक ये नेगेटिव लोग कई बार इसको लेते हैं, लेकिन ये शायद सबसे पॉजिटिव चीज़ थी जो उस हॉस्टेज सिचुएशन में भी आपके लिए इतने कारगर साबित हुई, और साथ साथ में बाकी पैसेंजर्स के लिए भी उनको भी होपफुल रहने पे मजबूर किया। मैं बोलना चाहूँगी कि यू आर अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ पावरफुल रेजिलियंस एंड लीडरशिप। आई थिंक हमारे देश में ऐसे लोग अगर और हो जाएं तो एकता में कितनी शक्ति है इसका हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा। ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम, एंड इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।